नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन स्टूडियो पर। आज हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की क्लास लूँगा मैं। तो इसमें देखिए जो टॉपिक है पहला टॉपिक है इसमें हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसमें क्या है, जो बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उनको हैंडल किस प्रकार करना है, ठीक। और दूसरा जो इसमें टॉपिक है मैनेजिंग द कंज्यूमेबल एंड इन्वेंटरीज ऑफ हॉस्टल। तो छात्रावास की उपभोग सामग्रियों और सूची का प्रबंधन करना, ठीक है। मतलब छात्रावास की जो उपभोग सामग्री हैं और जो सूची उनका जो है हमें प्रबंधन करना होगा। और तीसरा टॉपिक है इसमें, दूसरा टॉपिक ये हो चुका है। और तीसरा इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। मतलब हमें इंश्योर करना है बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को, ठीक है। और तीसरा टॉपिक ये फोर्थ ये हो गया, ये इंश्योरिंग सेग्रीगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। मतलब सेग्रीगेशन माने यहाँ पृथक्करण, मेल और फीमेल का पृथक्करण। ये हमें इसको हमें सुनिश्चित करना है कि मेल और फीमेल ज़्यादातर अलग ही रहें। मेल और फीमेल स्टूडेंट वो ज़्यादातर क्या अलग ही रहें। और इसमें अगला टॉपिक है फोर्थ ये हो गया 5, इंश्योरिंग क्लीनिंगनेस हॉस्टल प्रीमिसेस। ठीक, छात्रावास परिसर में साफ सफाई सुनिश्चित करना। मतलब क्या है, छात्रावास परिसर में आपको साफ सफाई सुनिश्चित करनी होगी। रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों का रिकॉर्ड का प्रबंधन करना। तो कुल मिला के इसमें 6 टॉपिक हैं ये, और इनको हम करेंगे। देखिए पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये एकलव्य स्कूल जो है इनकी शुरुआत कब से हुई और क्या इसका उद्देश्य है। ये हमारा जो स्कूल है एकलव्य स्कूल, इनको शॉर्ट फॉर्म में EMRS भी कहते हैं, ठीक है। और इनकी जो शुरुआत थी 1997 से 98 में हुई थी। ये योजना आदिवासियों के लिए है, जो हमारे एसटी वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए योजना चलाई जाती है। ये जनजाति कार्य मंत्रालय संचालित कर रहा है। इसको जो संचालित करता है, मतलब इसका जो संचालन करता है वो कौन करता है, जनजातीय कार्य मंत्रालय। और एक जो स्कूल होता है, ठीक है, एक जो विद्यालय होता है उसकी क्षमता जो तकरीबन 480 छात्र की होती है। इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो 6 से 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। 6 से 12वीं तक के स्कूल के बच्चे होते हैं वो। और संविधान में जो इसका प्रावधान है, संविधान के अनुच्छेद 275 का एक, संविधान के अनुच्छेद कौन सा, 275 का एक के अनुदान के तहत राज्य सरकारों को स्कूलों के निर्माण और आवर्ती खर्चों के लिए अनुदान दिया जाएगा। देखिए इसमें क्या करेगी, जो केंद्र सरकार है ना वो राज्य सरकारों को अनुदान देगी स्कूलों के निर्माण के लिए, ठीक है। और जिनके खर्चे हैं आवर्ती खर्चे, उसके लिए भी राज्य सरकार क्या देगी, अनुदान देगी। राज्य सरकारों, और यहाँ एक चीज़ और, यह केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना केंद्र शासित प्रदेश। जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें ST वर्ग के लोग हैं उनमें भी ये केंद्र शासित प्रदेश, इंग्लिश में जिन्हें यूनियन टेरिटरी कहते हैं, ठीक है। ये स्टेट हो गया हमारा, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। तो इसमें क्या है, तो केंद्र सरकार अनुदान देगी इसमें, ठीक है। और अब एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ। इसमें क्या है, जो ऐसे क्षेत्र जहाँ 50% से अधिक ST आबादी, ठीक है, और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में 2022 तक एक एकलव्य मॉडल विद्यालय की योजना थी, ठीक है। 2022 तक सीधे तौर पर आप समझें, जहाँ पर 50% से अधिक ST आबादी हो और 20,000 से अधिक आदिवासी वहाँ व्यक्ति रहते हों, तो वहाँ पर एकलव्य ये स्कूल विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ तक तो ये आपको समझ में आ गया होगा हॉस्टल वार्डन का, ठीक है। पहले ये नहीं होता था, इनमें जो सरकार जो इस स्कूल के टीचर होते थे इसी में से किसी एक को दे दिया जाता था ये पद, और वही इस काम को करता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती थी, क्योंकि एक हॉस्टल वार्डन पर
काफ़ी काम होता है। ठीक है, अभी क्या है, जब एकलव्य स्कूलों में हॉस्टल वार्डन की ज़रूरत महसूस हुई तो इस पद की स्थापना की गई। ठीक है, निर्मित किया गया। तो अब इस पद की जो वैकेंसी है कुछ समय पहले भी निकली थी। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें होता क्या है, ये जो पद होते हैं जैसे श्रेणी 6, मैं आपको बताता हूँ। श्रेणी 6, एक होती है श्रेणी द। तो श्रेणी 6 में क्या होता है, 1 से 5 तक के जो ये फर्स्ट क्लास से लेके और 5th क्लास तक के हॉस्टल जो रहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, श्रेणी 6 के पद होते हैं। और श्रेणी द के पद होते हैं किसमें, 6 से लेके 10 तक। तो से द, और एक तो श्रेणी ब, ठीक है, उसमें क्या होता है कि 12th तक के स्कूल होते हैं। 12th तक के स्कूल होते हैं श्रेणी ब में। ठीक है, तो इसमें 6 से लेकर 12 तक होते हैं ये। तो देखिए, श्रेणी 6 और श्रेणी द और श्रेणी ब, इस प्रकार ये पोस्ट हैं। तो अब जो आप जो पढ़ रहे हैं, ये तो ये स्कूल 6 से लेके 12th तक है। तो इससे किस में आ जाएगा, श्रेणी ब में आ जाएगा। तो अब इसमें जो पहला टॉपिक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहले मैंने इसमें आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया है और इसी के अंदर मैं काफ़ी सारे टॉपिक कवर करूँगा। ठीक है, और कुछ रह जाएंगे तो मैं उनको भी करवा दूंगा। तो देखिए, पहला टॉपिक जो है हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को किस प्रकार हम हैंडल करेंगे। देखिए, इसमें पहला जो मैंने टॉपिक लिया है, जब बालक छात्रावास में प्रवेश लेते हैं तब अपरिपक्व होते हैं। जैसे बच्चे छात्रावास में आए, ठीक है, तब वो क्या होंगे, अपरिपक्व, मतलब अभी वो इतने परिपक्व नहीं हुए हैं, जो उनकी समझ ज़्यादा विकसित नहीं हुई, कम विकसित है। तो ऐसे बालकों को आज का उत्तरदायी सदस्य बनाने और सामूहिक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाने के लिए छात्रालय अध्यक्ष, मतलब हॉस्टल वार्डन के पर बहुत बड़ा दायित्व है। के ऊपर है यहाँ, ठीक है, के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। मतलब हॉस्टल वार्डन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा दायित्व है। जो जो छात्र आएंगे वो अपरिपक्व होंगे, उनकी समझ इतनी विकसित नहीं हुई है, तो उससे यह अपेक्षा की जाती है, मतलब अपेक्षा मतलब उम्मीद की जाती है कि वह उनको उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए सतत प्रयत्न करे, मतलब निरंतर प्रयत्न करे। इससे अतिरिक्त छात्राध्यक्ष की छात्रावास की संपूर्ण व्यवस्था एवं उसमें उत्तम अनुशासन हेतु अंततः उत्तरदायी होगा। देखिए, छात्रालय जो हॉस्टल वार्डन है वो क्या होगा, जो अनुशासन और संपूर्ण व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगा। ये हॉस्टल के लिए, हॉस्टल की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर होगी। सामान्यतः इस कार्य का भार विद्यालय के किसी अध्यापक को सौंप दिया जाता है। इसके बदले में उसे शिक्षण कार्य के कुछ कमी कर दी जाती है। इस व्यवस्था को अधिक उपयोगी बनाने के लिए विद्यालय के अन्य शिक्षक छात्राध्यक्ष को सहायता दे सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था पहले क्या होता था कि मतलब किसी अध्यापक को सौंप दिया, लेकिन इससे क्या हुआ, उसके शिक्षक कार्य में कुछ कमी हो गई। ठीक है, उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया। तो उसको करने के लिए हमने हॉस्टल वार्डन, ये जो अब हॉस्टल वार्डन का पद यहाँ पर निर्मित किया गया। अब ये कह रहा है इस व्यवस्था को अधिक उपयोगी बनाने के लिए अन्य शिक्षक छात्रालय अध्यक्ष को सहायता दे सकते हैं, मतलब सहायता दे सकते हैं उसको। छात्रालय अध्यक्ष छात्रावास की व्यवस्था का नियंत्रण एवं निरीक्षण करने के साथ विद्यालय में भी कार्य करता है, इसीलिए उसको सहायता मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उसके सहयोग से ही वह अपने दायित्व को पूर्ण करने में अधिक समर्थ हो सकेगा। देखिए, है क्या, अगर टीचर मदद करेंगे छात्रालय अध्यक्ष की तो उसको अपना काम करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं। अगर आपको कोई किसी रूल रेगुलेशन या कोई भी चीज़ आपको बतानी हो तो आप टीचरों के द्वारा बता सकते हैं, या टीचरों से कुछ समय मांगकर आप खुद जाकर क्लास में उन रूल और रेगुलेशन को वहाँ पर फॉलो करवा सकते हैं। ठीक है, कि सभी उन नियमों का पालन करें। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में छात्रालय अध्यक्ष को विद्यालय छात्रावास की समस्त व्यवस्थाओं का निरीक्षण, मतलब छात्रावास की जितनी भी समस्त व्यवस्थाएं हैं उसका निरीक्षण, ठीक, एवं नियंत्रण करना है। तो जो हॉस्टल वार्डन है उसको क्या करना है, समस्त जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसका निरीक्षण करना है, मतलब उसकी जांच करनी है। ठीक है, एवं नियंत्रण करना है, मतलब नियंत्रण में भी किसके रहेंगे, ये हॉस्टल वार्डन के। विद्यालय छात्रावास की कोई क्रिया उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होनी चाहिए।
तो मतलब कि सीधी बात है कि छात्रावास में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो सारी उसके अंडर में ही होनी चाहिए, मतलब उसको सब पता होना चाहिए। यदि छात्रावास को घर का रूप ग्रहण करना है तो उसको बालकों के अभिभावकों का स्थान लेने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए। अगर देखिए ये छात्रावास को आपको घर की तरह निर्मित करना है तो क्या करना होगा, आपको उन बच्चों से उनके गार्डियन मतलब पेरेंट्स की तरह बिहेव करना होगा, इस तरह जिससे वो आपको पसंद कर सकें। ठीक है, मतलब आपकी बात सुने और आपकी बात माने, और उन्हें माता पिता की भांति सर्वोत्तम प्रकार का पथ प्रदर्शन सहायता परामर्श प्रदान करना चाहिए। छात्रालय अध्यक्ष को छात्रों के लिए छात्रावास में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। जो भी सुविधाएं वो छात्रों को हमें देनी चाहिए। ठीक है, और उन्हें घर पर प्राप्त हो सकती हैं। हर संभव उपाय से छात्रावास के जीवन को पारिवारिक जीवन के रूप में प्रयत्न करना चाहिए। और कुछ इसमें थोड़ा सा और है, छात्रालय अध्यक्ष का संपूर्ण कर्तव्य है, ये जो मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ ना, जो हॉस्टल वार्डन का जो कर्तव्य है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, पहले अवगत करा रहा हूँ। ठीक है, और देखिए यही सारी चीज़ें क्या हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट में आती हैं। आप भी बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार हैंडल करेंगे भाई, इसी तरह तो आप हैंडल कर पाएंगे ये सारी चीज़ों को फॉलो करके। अब आप देखिए, छात्रालय अध्यक्ष का महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह छात्रावास में जनतंत्रात्मक वातावरण की स्थापना, इसके लिए दायित्व है कि विभाजन के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। ये थोड़ा यहाँ गड़बड़ है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। छात्रावास में आपको जनतंत्रात्मक वातावरण मतलब जो नॉर्मल वातावरण है उसको आपको वहाँ स्थापित करना है। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न छात्रों की विभिन्न समितियों को सौंपा जा सकता है। अब ये कह रहा है इस जो वातावरण है इसको वहाँ पर रूल को फॉलो करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर समितियाँ बनाकर उनको सौंप सकते हैं। इससे बालकों के कर्तव्य परायण, आत्मनिर्भरता, सहकारिता गुणों का विकास होगा। देख कर्तव्य परायण मतलब उनका जो कर्तव्य है वो इस चीज़ को जानेंगे हमारे क्या कर्तव्य है। ठीक है, आत्मनिर्भरता वो खुद के ऊपर स्वयं के ऊपर आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, का विकास, गुणों का विकास होगा। छात्रावास की विभिन्न क्रियाओं के संगठन और संचालन का बालकों के ऊपर डाला जाए। इसके लिए छात्राध्यक्ष को छात्रों की विभिन्न समितियों का निर्माण कर सकता है। उदाहरण के लिए भोजन समिति, सफाई समिति, साहित्यिक समिति, सांस्कृतिक समिति, खेलकूद अनुशासन समिति, सुरक्षा सदैव पद प्रश्न प्राप्त होगा। छात्राध्यक्ष इसके निरंतर निरीक्षण भी करता है। इस प्रकार की व्यवस्था से बालकों का यह अनुभव करेंगे कि अपने घर पर ही हैं। उनका दायित्व है कि अपने घर छात्रावास की प्रतिष्ठा को स्थिर बनाए रखें। देखिए हम ये समिति स्थापित कर देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं के लिए भोजन समिति। तो आपने अगर भोजन समिति स्थापित कर दी तो वो क्या वो आपको बता देगी कि इस समय भोजन का निर्माण हो रहा है या भोजन थोड़ा लेट हो रहा है या जो भी भोजन में कमी हो रही है वो आपको वहाँ बता देगा। भाई भोजन बनाने का काम तो बच्चों का है नहीं, तो समिति के द्वारा अगर आप वो आपको थोड़ा बता भी देंगे कि भोजन में ये कमी है या भोजन अच्छा नहीं है, भोजन क्वालिटी में कमी है, तो वहाँ आपको पता पड़ जाएगा। सफाई समिति, सफाई प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है, हॉस्टल में, तो ये सारी चीज़ें आपको पता पड़ जाएंगी। साहित्यिक समिति, जो साहित्यिक सारी चीज़ें हैं, ठीक, उसके बारे में आपको अवगत करा देंगे वहाँ। सांस्कृतिक जो भी इतने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। खेलकूद के अनुशासन समिति, खेलकूद में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ आपको वो समिति बता देंगी और फिर आपको वहाँ भी और भी अच्छी तरह आप इन चीज़ों को वहाँ लागू कर पाएंगे। अब इसमें देखिए, इसके अतिरिक्त जनतंत्रात्मक वातावरण छात्रों के बीच सहयोग, पारस्परिक सहायता, सामाजिक अधिकारियों एवं नियमों के प्रति आशाकारिता की भावना उत्पन्न करने के लिए अवसर प्रदान करेगी। ये सारी चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऐसी व्यवस्था प्रजातंत्रीय देश के नागरिकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब ये कह रहा है ऐसी जो व्यवस्था है ना, प्रजातंत्रीय देश मतलब हमारा देश क्या है, प्रजातंत्रीय देश है, ठीक है, तो इसके लिए अत्यंत आवश्यक है जिससे बालक उत्तरदायी सदस्य बने और अपने भावी पीढ़ी के योग्य नागरिक सिद्ध हो सकें। अब इससे क्या होगा, अगर आप ये चीज़ उनके अंदर डाल देंगे तो वो हमारे देश के क्या होंगे, भावी भविष्य के रूप में योग्य नागरिक बनेंगे। क्योंकि देखो अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो उन पर क्या होगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वो अच्छे नागरिक बनेंगे। और एक दो वर्क और इसमें, छात्राध्यक्ष का दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य छात्रावास में रहन सहन की उपयुक्त दशाओं की स्थापना करना। मतलब आपको रहन सहन की जो उपयुक्त व्यवस्था है उसकी दशाओं को स्थापना करनी होगी कि आपको किस प्रकार रहना चाहिए,
छात्रावास में आपको जैसे नंगा नहीं घूमना चाहिए, या फिर मतलब एक तरह से प्रॉपर तरीके से आपको अपने घर की तरह रहना चाहिए। इस संबंध में उसे यह देखना देखना है कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए छात्रावास में उपयुक्त व्यवस्था है या नहीं। ये भी आपको देखना होगा कि छात्रावास में सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त व्यवस्था है या नहीं, वहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, जैसे लाइट और टॉयलेट वगैरह, और जितने भी वहाँ साफ सफाई वहाँ प्रॉपर उपयुक्त है या नहीं। इसके उद्देश्य के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब आपको जो कुछ बातें हैं मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे क्या क्या व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। सामग्री जैसे खाट, खाट मतलब यहाँ बेड बेड कह सकते हैं या पलंग, ठीक है। मेज, कुर्सी, रैक, अलमारी प्राप्त हो। तो छात्रावास में ये सभी छात्रों के लिए प्रॉपर वहाँ उनके लिए होने चाहिए। जिन कमरों या शयनागृह में बालक रह रहे हैं उनमें प्रकाश एवं शुद्ध वायु उचित प्रबंध हो। देखिए, बच्चे जिन कमरों में या फिर जिन उसमें रह रहे हैं तो उसमें क्या होगा, प्रकाश का आपको मतलब जंगले वगैरह प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। और शुद्ध वायु वहाँ पे मिल सके। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कमरा हो कि उसमें हवा निकलने का बिल्कुल साधन ना हो और बहुत ही ज़्यादा भभका हो या गर्मी हो उसमें, तो इस तरह का कमरा होना चाहिए। यहाँ पर उनके शारीरिक विकास के व्यायाम, खेलकूद आदि का उचित प्रबंध होना चाहिए। तो उनके व्यायाम के लिए, खेलकूद के लिए ग्राउंड रहता ही है, उसके लिए उचित प्रबंध होना चाहिए। तीसरा, निवास गृहों, रसोई गृहों, स्नान गृहों, शौचालयों की सफाई के लिए उचित व्यवस्था हो। तो निवास गृह कमरा हो गया। रसोई, रसोई तो खैर अलग है, इसकी तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो रसोई में खाना बनाएंगे नहीं, ये तो मैस का अलग होता है। गृही स्नान मतलब आपको जो स्नान करना है वो आपके प्रॉपर क्लीन होने चाहिए। स्नान गृह, ठीक है, ये स्नान गृह है। शौचालयों की सफाई की व्यवस्था आपको उचित रूप से करवानी होगी वहाँ पर। चौथा है सामान्य कक्षा तथा वाचनालय की उचित व्यवस्था। सामान्य कक्ष और वाचनालय मतलब एक तरह से लाइब्रेरी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वहाँ पर सभी बच्चे पढ़ सकें। तो ये सारे के सारे काम किसके हैं, ये सब हॉस्टल वार्डन के वर्क हैं। बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण हो, जैसे नियमितता, समयनिष्ठता। नियमित मतलब प्रॉपर रूप से, नियमित रूप से आएँ वो स्कूल। समयनिष्ठता मतलब प्रॉपर समय पर आएँ। ये आशाकारिता होगी, ठीक है। आशाकारिता सहयोग, दूसरों की सहायता करना, मतलब किसी दूसरे की हेल्प करना, ये गुण आपको डालने होंगे। तथा मितव्ययी जीवन की व्यतीत करना। मितव्ययी मतलब कम खर्चा, ठीक है। उनको अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, बहुत ही कम खर्च में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगला है छात्राध्यक्ष का यह भी कर्तव्य है कि वह देखे कि बालकों को संतुलित पौष्टिक भोजन मिल रहा है कि नहीं। जो हॉस्टल वार्डन है उसका एक कर्तव्य यह भी है कि भाई सभी बच्चों को देखना होगा उसे कि पौष्टिक भोजन सभी को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है या मैस वाली गड़बड़ कर रहे हैं उसमें, या भोजन के लिए बालकों से धनराशि ली जाती है। ये भी आपको देखना होगा कि भोजन के बदले धनराशि तो नहीं ली जाती, क्योंकि धनराशि इसमें अलाउ है ही नहीं लेना, सभी के लिए क्या है, फ्री है। उसके अनुसार उसको भोजन मिलता है या नहीं, मतलब भोजन उनको मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, प्रॉपर पूर्व सूचना दिए बिना भोजन रसोई घर की सफाई का निरीक्षण करना। मतलब आपको बिना सूचना दिए जो रसोई घर है उसका निरीक्षण करना होगा। इसके अर्थ की बर्तन की सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था का भी निरीक्षण आपको करना होगा। अब यहाँ पर कुछ जो रूल रेगुलेशन है हॉस्टल के वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे छात्रावास आवास मुख्य वार्डन के विवेक के आधार पर आवंटित किया जाता है। ये जो छात्रावास है ना, जो हॉस्टल में जो कमरे हैं वो क्या है, मुख्य वार्डन या नीचे के जो पद हैं उनके अकॉर्डिंग वो दे सकता है, ठीक है। कि छात्रावास के नियमों के विनियमों के पालन करने की सहमत हो, और उनको बता दिया जाता है आपको यहाँ के नियम, और जो नियम है उनका आपको पालन करना होगा। जो रूल रेगुलेशन है यहाँ के उन सबको आपको यहाँ का पालन करना होगा। अगला इसमें है प्रशासनिक कारणों से छात्रों को अल्प सूचना पर वैकल्पिक आवास में भी स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो सकती है। जैसे प्रशासनिक कोई कारण है, ठीक है, मान लीजिए बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है और हमको अपने दूसरे आवास में शिफ्ट करना है, तो वहाँ हम कर सकते हैं उन्हें। या और भी कोई कारण है, जैसे मान लीजिए भूकंप आ रहा है, तो क्या और भी कहीं कर सकते हैं, या फिर जो भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो किसी वैकल्पिक आवास में हम उनको भेज सकते हैं। और जो कुछ नियम है छात्रावास के उन्हें आप देख लेते हैं। छात्रावास आवास पूरी तरह से मुख्य वार्डन विवेक पर इस शर्त पर आवर्तित किया जाता है कि छात्रावास सभी, ये तो हो चुका है, दोबारा पीडीएफ में वो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ ठीक है, नेक्स्ट है छात्रावास विशेष रूप से उन्हें आवंटित कमरों में रहना होगा। उपवार्डन या मुख्य वार्डन, या तो वार्डन या मुख्य वार्डन होगा या उससे नीचे उपवार्डन की लिखित अनुमति के बिना उन्हें कमरा बदलने की अनुमति नहीं होगी। देखिए अगर छात्र कोई चाहता है कि मैं कमरा बदलना चाहता हूँ तो ऐसा नहीं कर सकता वो अपनी मर्जी से। उसे क्या, या तो मुख्य वार्डन या उपवार्डन की लिखित अनुमति के बिना कमरा बदलने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। हालांकि छात्र पहले कुछ दिनों के भीतर अपनी पसंद के अनुसार जोड़ी बना सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए अपने छात्रावास वार्डन से संपर्क कर सकते हैं। अब ऐसा है, अब छात्र आया, ठीक है, हमने अलॉट कर दिया कि कमरा आपको इस कमरे में रहना है, ठीक है, आपके पास पूरा डाटा होगा। तो अभी कुछ दिन तक, 2 या 4 दिन तक हम क्या कर सकते हैं, अगर वो किसी का दोस्त मिल जाता, बन जाता, तो वो आराम से रह सकता है उसमें, ठीक। लेकिन अगर एक बार, अब देखिए सारा का सारा वर्क है, ठीक है, ये सारा ऑनलाइन होगा, ठीक, क्योंकि अब ऑनलाइन वर्क ज़्यादा होते हैं। तो ऑफलाइन तो मुझे लगता नहीं ये वर्क होगा। तो अगर ऑफलाइन भी होगा तो रजिस्टर में होगा। तो उसमें क्या होगा, अगर हम कह सकते हैं उनसे कि अगर शुरू के 2 या 3 दिन आप देख सकते हैं कौन सा कमरा उचित है, उसके बाद में फिर आपको कमरा बदलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर दी जाएगी तो उसमें क्या, वार्डन या मुख्य वार्डन की अनुमति आपको लेनी होगी। अगला है प्रवेश के समय छात्रों को आवंटित कमरे 1 वर्ष या उससे कम सीमित अवधि के लिए होते हैं। छात्रावास अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने पर निवासियों को अन्य ब्लॉकों या कमरों में स्थानांतरित होने की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक कारणों से यह स्थानांतरण आवश्यक हो सकता है। छात्रों को सहयोग करना आवश्यक है। निवासियों को विशेष रूप से उन्हें आवंटित कमरों में रहना होगा। निवासी वार्डन की लिखित अनुमति के बिना किसी अन्य कमरे में नहीं जा सकते। ये कह रहा है कि 1 वर्ष के अंदर अगर आप चाहें तो उनके कमरे बदल सकते हैं, या किसी प्रशासनिक कारण है तो किसी और कमरे में जाके भेज सकते हैं। लेकिन इसमें सारी की सारी भूमिका किसकी है, वार्डन की। अगला है छात्रों से अनुरोध है कि वे जोर जोर से अब देखिए जैसे अब क्या है, आप छात्रावास में हैं तो उनसे क्या, छात्रावास से अनुरोध ये है कि वे जोर जोर से गाने, तेज संगीत बजाने, चिल्लाने या शोर मचाने से बचें। उनको ये प्रॉपर गाइडलाइन हमें फॉलो करवानी है, जिससे उनके कमरे में पढ़ रहे लोगों का ध्यान भटकने की संभावना, मतलब इन चीज़ों से अगर संभावना है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, ध्यान भटका सकती हैं। तो इस चीज़ को मैं प्रॉपर फॉलो करवाना है कि ना कोई गाना बजाएगा, ना कोई तेज संगीत गाएगा, ना चिल्लाएगा। अगर शिकायत मिलती है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी। छात्रावास के अंदर सभी प्रकार के पालतू जानवरों का प्रवेश वर्जित है, ठीक है। परिसर में आवारा कुत्तों, बिल्लियों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं है। ये चीज़ भी आपको प्रॉपर फॉलो करवानी है वहाँ पर। छात्रावास की संपत्ति का कोई नुकसान, टूटना, कमरे में रहने वाले शुल्क लिया जाएगा। देखिए छात्रावास की अगर कोई संपत्ति टूटती है, ठीक है, और तो उसमें क्या होगा, या तो उनसे शुल्क लिया जाएगा या फिर क्या उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं इसमें। छात्रावास के कमरों में खाना पकाने की अनुमति नहीं होगी, ये भी बिल्कुल प्रॉपर है, क्योंकि छात्राओं को खाना तो क्या मेस से मिलेगा वहाँ फ्री में। तो अपने कमरे में वो खाना नहीं पका सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो वहाँ पर क्या है, सारे छात्र इतने बड़े प्रॉपर वहाँ हैं नहीं, बेशक इंटर तक है तो, लेकिन वहाँ क्या कि फिर आग लगने की संभावना रहती है। नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित सभी निर्देश नोटिस सभी निवासियों द्वारा पढ़े हुए माने जाएंगे। अब जैसे देखिए कोई कमरा है, ठीक है, इसके बाहर आप नोटिस बोर्ड चिपका दीजिएगा हिंदी में, तो हम क्या करेंगे, नोटिस बोर्ड चिपका देंगे। तो वहाँ क्या हमको मानना होगा कि सभी ने इस नोटिस को पढ़ लिया है, और हम ये चीज़ें वहाँ पर प्रॉपर फॉलो करवानी है। जैसे वो स्कूल में गए, ठीक है, तो स्कूल में टीचर उनसे कह सकते हैं, या फिर हम ही उनसे कह सकते हैं क्लास में जाकर किसी टीचर से कुछ समय मांग कर कि आपको जो आपके रूम के बाहर जो नोटिस बोर्ड चिपकाया गया है, वो जो रूल है आपको प्रॉपर फॉलो करने हैं। तो वो उस चीज़ को पढ़ लेंगे, वहाँ आपको उन रूलों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और यह निवासियों को सलाह दी जाती है कि नवीनतम जानकारी आदेशों से परिचित होने के लिए प्रतिदिन नोटिस बोर्ड देखें। तो वहाँ जो नोटिस बोर्ड होगा, जो मेन नोटिस बोर्ड होगा, वहाँ पर जो भी नई जानकारी होगी वो आपको वहाँ दे दी जाएगी। छात्रावासों को अकादमी परिसरों में मादक द्रव्यों का सेवन, शराब का सेवन, धूम्रपान सख्त वर्जित है। ये सारी चीज़ें वहाँ फॉलो करवानी होंगी आपको। देखो हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको वहाँ की मर्यादा में रहना होगा, तो ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पर फॉलो करवानी होंगी, ना तो शराब ना धूम्रपान। तो इस प्रकार की किसी भी चीज़ों को हमें वहाँ बिल्कुल भी वहाँ पर लागू नहीं होने देना है। किसी को भी कमरों और गलियारों छात्रावास परिसर में कहीं भी पार्टी नहीं करनी, कोई पार्टी नहीं चलेगी वहाँ पर, ठीक है।
अब अगला है आग के खतरे और सुरक्षा। मोमबत्तियों तथा धूप आग का खतरा। छात्रावासों को इनकी अनुमति नहीं है। हॉस्टल में गैसोलीन, पेंटर, थिनर, तेल, लैंप जैसी ज्वलनशील सामग्री की अनुमति नहीं है। पूरे वर्ष छात्रावास परिसर में उसके आसपास पटाखे जलाना, फोड़ना, कमरों में पटाखे के ले जाना, दिया मोमबत्ती जलाना सख्त वर्जित है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ ध्यान रखनी है। ये चीज़ें पहले ही बता देनी है, जिससे यह आग लगने की स्थिति में निवासियों को अलार्म बजाना चाहिए और छात्रावास पर्यवेक्षक की सुरक्षा को बुलाना चाहिए। उन्हें हॉस्टल सुरक्षा को भी सतर्क करना चाहिए। अगला है छात्रों को पढ़ाई में बाधा डालने वाली किसी भी चीज़ से हर समय बचना चाहिए और किसी भी प्रकार की शोर से अनुमति नहीं होगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। निवासियों को दूसरे कमरों में नहीं जाना चाहिए और विद्यार्थियों को परेशान नहीं करना चाहिए। अन्य निवासियों की शिकायत की जांच की जाएगी, तदनुसार कार्रवाई भी की जाएगी करेगी। अब यहाँ पर देखिए, एक ये है कि आप जो है वहाँ पर मुख्य वार्डन जो या वार्डन किसी भी समय सत्यापन मतलब जांच के लिए और छात्रावास में जा सकता है। अगला है छात्रावास के सभी निवासियों को छात्रावास कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए रजिस्टर में रात्रि को 8 से और 9 बजे के बीच हस्ताक्षर करना होगा। जिससे क्या होगा, हमें उन सबकी उपस्थिति का पता चल जाएगा कि कौन कौन उपस्थित है या कौन कौन नहीं है। ऐसा ना करने की स्थिति में छात्रों की सूची प्रधानाचार्य कार्यालय में भेजी जाएगी। अभिभावकों को इसकी सूचना भी दी जाएगी। नेक्स्ट है, इसमें सभी निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपना पूरा सहयोग दें कि कोई अनधिकृत व्यक्ति, यहाँ ये एक टॉपिक है, सभी छात्रावास में जो सभी निवासी हैं उनको हमें कहना होगा कि कोई भी बाहर से आया हुआ व्यक्ति यहाँ पर ना रहे और उसकी आपकी जानकारी आपको हमें देनी होगी कि कोई अगर चुपके या चोरी छुपा जाता है उसमें, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। यदि उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो उन्हें परमिट पहचान पत्र की मांग करनी चाहिए। मतलब आपको बताना होगा कि यहाँ के आप हो या नहीं, आपको वो पहचान पत्र परमिट दीजिए। और यदि वह नहीं आता है तो मामले को आगे की कार्रवाई के लिए वार्डन के ध्यान में लाया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए यदि वह पाया गया कि वहाँ यहाँ का नहीं है, ठीक है भाई, यहाँ का नहीं है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा संशोधन कर लेना, तो हमें क्या करना होगा, वार्डन को इस बात की जानकारी दिलानी होगी, बतानी होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको छात्रों को वहाँ अवगत करानी होगी इन चीज़ों से। हॉस्टल के अंदर रैगिंग पूरी तरह प्रतिबंध होगी, ठीक। जैसे कोई 12th क्लास का बच्चा है और किसी छोटे बच्चों को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या संज्ञान में लेना होगा अपने। सभी छात्रावास के विद्यार्थियों को अपने अपने रूममेट पड़ोसी से संबंधित किसी भी अनुशासनात्मक मामले पर समस्या के बारे में पर्यवेक्षक के माध्यम से सीधे डिप्टी वार्डन मुख्य वार्डन को सूचित करना होगा। कोई भी अगर बात होती है तो उस जो डिप्टी वार्डन या मुख्य वार्डन को बता सकते हैं। छात्रों को छात्रावास के कमरों में टेलीफोन रखने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक। टीवी देखना भी अलाउ नहीं होगा। और देखिए ये है, कोई नकदी मतलब बहुत ज़्यादा पैसे या कोई मूल्यवान चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। और अगर आपकी वो चोरी होती है तो जिम्मेदार कौन होगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। किसी भी व्यक्ति को नेक नियत से कमरे में चाबियां देना उनके ऊपर जोखिम पर है। प्रबंधन ऐसी महंगी वस्तुओं की धन के किसी भी नुकसान के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। हॉस्टल वार्डन किसी भी महंगी वस्तु खोने पर या पैसे के चोरने पर बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक। तो ये कुछ रूल रेगुलेशन थे जो मैंने आपको बता दिए। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेटर में होता क्या है, सबसे पहले देखिए पूरे हॉस्टल में और जो सारा स्कूल होता है, सबसे पहले उसमें होता है ये प्रिंसिपल, ठीक। ये सबसे ऊंचा पद है इसमें। इसके अंदर क्या पूरा का पूरा स्कूल, हॉस्टल वगैरह सब चीज़ आती है। उसके बाद में अब आता है वार्डन। वार्डन के अंदर क्या रहता है, छात्रावास, ठीक है, हॉस्टल वार्डन जो रहता है। अब उसके बाद में सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ये हो सकता है। अदर स्टाफ एसोसिएट विद हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस असिस्टेंट, वार्डन बॉय, हॉस्टल अटेंडेंस, सुपरवाइज़र और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, प्रिंसिपल सबके उसमें होगा, वार्डन ये भी होगा ही होगा। अब इसमें अब यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है कि जो अभी ये पहले क्या था इसमें कि कोई स्कूल का टीचर इस चीज़ को कर लेता था। अब ये हॉस्टल वार्डन का पद यहाँ पर हमें दे दिया गया है। तो इसमें संभावना है क्या कि आप अकेले हों और आपको ही सारा मैटर करना पड़े, ठीक है। ये सारे के सारे पद नीचे ना हो, या फिर इसमें से कोई आपको एक या
2 आपके नीचे कोई पद मिल सकता है, ठीक है। और जहाँ तक मेरा मानना है तो हो सकता है ये सारी चीज़ें वार्डन को ही दी जाएं और नीचे से पद ना हो, क्योंकि मैंने अभी जो एकलव्य स्कूल थे इसकी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा तो उसमें टीचिंग के पद दे रखे थे सारे, और ये इनमें से कोई पद इतना था नहीं। एक टीचिंग के पद थे, उसमें टीचिंग के बारे में याद दे रखा था, और वार्डन के तो ये अब ये वार्डन का था उसमें। और देखिए जितने भी सारे ये हैं, ये सुपरवाइज़र, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, स्वीपर, ऑर्डरली बॉय, ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए स्वीपर्स की तो वहाँ व्यवस्था होगी, अगर नहीं भी होगी, अगर ये सारे के सारे सरकारी भी नहीं होंगे तो इसमें क्या होगा, आपको मतलब वैकेंसी तो इनकी निकलेंगी प्राइवेट उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी की सारी ये अंडर में आएंगी, ठीक है। आपकी ये आपकी आएंगी, इसमें हो सकता है आपकी भी अनुमति हो और प्रिंसिपल की भी अनुमति हो, दोनों की अनुमति इसमें चलेगी, ठीक। तो अब इसमें क्या है, तो ज़्यादातर इसमें सारा काम आपके अंडर में होगा। अगर ये नीचे वाले सारे पद होते हैं तो, सॉरी नहीं होते हैं तो, अगर होते हैं तो उसमें क्या है, अगर ये मान लीजिए ये सारे के सारे पद नीचे अगर इसमें होते हैं तो आपको क्या होगा, सिर्फ ऑफिस में बैठ के और सारा काम इनको सौंप देना होगा, और ये आपको आगे इंफॉर्मेशन देंगे कि इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है। अगर ये नहीं है तो इस जितने भी सारे काम इनके होते हैं वो आपको स्वयं ही करने पड़ेंगे। हाँ, बस इतना है, जो छोटे मोटे काम हैं जैसे कि किसी बच्चे को हॉस्टल दिखाना या वो करना, उसके लिए आप किसी को वहाँ नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। एक सिक्योरिटी गार्ड भी रहता है, तो जो बैठा रहता है बाहर, वो आपको अंदर बता देगा, और उसके बाद में वो जो भी आपके पास आएंगे, जैसे कोई पेरेंट्स अभिभावक आपके पास आते हैं तो आप उनको बता देंगे इस कमरा नंबर में जाना है, और ये आपका ये रूम नंबर होगा, ये यहाँ पर ये हॉस्टल है, तो यहाँ पर आप उनको ये बता सकते हैं, और वो इस तरह पूछते हुए चले जाएंगे। हाँ, लेकिन सारी खेल कूद की व्यवस्था, खेल कूद और उनको सारी सांस्कृतिक और सारी चीज़ें, उनके दिमाग को जानना, ये सारी चीज़ें खुद ही आपको फिर करनी पड़ेंगी। अगर ये नीचे वाले पद इसमें नहीं होते हैं तो, मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक किया तो मुझे वहाँ से कुछ मिला नहीं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें हम। तो अब इसमें क्या, हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट में मैंने आपको यहाँ बता चुका हूँ, ठीक है, कि किस प्रकार आप हैंडल कर सकते हैं, सारे नियम कानून बताकर उन्हें, और जितनी भी सारी मैंने चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसे हॉस्टल वार्डन है ना, हॉस्टल वार्डन में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है, बी ए BSc जिनमें जितने होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें एक बहुत सारे काफ़ी मात्रा में लोग होते हैं, तो वो बड़े बड़े विश्वविद्यालय होते हैं, तो उनमें तो इन पद का होना सीधे सीधे लाजमी है, ठीक है, वहाँ तो ये पद होंगे ही होंगे सारे के सारे। लेकिन अगर जो पद इतने महत्वपूर्ण नहीं है तो हो सकता है सरकार उनको ना रखे, ठीक। तो उनका काम फिर क्या, आपको स्वयं ही करना होगा। अगर छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो उस केस में आपको ये सारे के सारे पद मिलने की संभावना है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।